मैडम, रोहित सर ने हमें बता दिया है कि आप आने वाले हो। प्लीज प्रोसीड। रोहित की छोटी सी जेस्चर ने अनिका के चेहरे पर स्माइल ला दी थी। तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाई। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कहीं से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। अनिका एक ट्रैप में फंस गई थी। इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया तो बड़े ही आराम से अनिका ने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस वक्त अनिका की विंडो के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आदमी के इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में कर क्या रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह रोका क्यों जा रहा है? हमारा मकसद है मारवा का बच्चा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है हमें। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। अनिका इतना समझ चुकी थी कि ये लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती घुस आए कुछ गुंडे थे। क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में यहाँ आए हो? तभी उस आदमी ने अनिका की बगल में बैठी रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी छोड़ता नहीं हूँ मैडम। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना ये बच्चा बचेगा ना तुम। रिया की ओर देखकर विंडो के पास खड़ा हुआ बदमाश अपने चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल देकर कहने लगा, हमसे बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर बैठ गया है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर देखकर रखी थी, वरना तो हमें चकमा देकर ये लोग निकल जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि कार में कोई लड़की नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा बैठा है। अपने हाथों से अनिका का चेहरा पीछे हटाते हुए उस आदमी ने अपने गंदे और बड़े हाथ रिया की ओर लंबे किए। जैसे ही उसके हाथ रिया की गर्दन पर पहुंचने वाले थे, अचानक ही उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया से कहा, रिया बेटा, एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपना कोई भी पसंदीदा गाना गाओ, और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मम्मा ना कहे तब तक अपनी आंखें खोलना मत। अपनी मम्मा की बात सुनते ही रिया तुरंत कार की बैक सीट में जाकर बैठ गई। फिर रिया अपनी आंखें बंद करके अपनी फेवरेट नर्सरी राइम गाने लगी। रिया को पता था कि आज उसकी मम्मा उन बदमाशों का वो हाल करने वाली थी कि आइंदा कभी वो उसके भाई आर्यन को देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जब रिया की नर्सरी राइम खत्म हो गई, उसने फिर से हिम्मत करके हल्के से अपनी आंखें खोली। आसपास सब कुछ लगभग शांत हो चुका था। बस जब रिया ने जमीन की ओर देखा तो 7 से 8 हट्टे कट्टे वजनदार बदमाश जमीन पर बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आवाज करते हुए रेंग रहे थे। डरावना सा आदमी वो इस हालत में भी नहीं था कि वो जमीन पर लेटकर एक करवट बदल सके। हाँ, कौन हो तुम? वो बदमाश अब तक इतना तो जान चुके थे कि ये खूबसूरत सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। अनिका मुंह कटे बदमाश के पास जाकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी रह गई। फिर उसे बिना देखे अनिका ने उससे कहा, मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं और टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगी वो ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जमीन पर लेटा हुआ बदमाश इतनी बुरी हालत में था कि अब अगर अनिका ने उसे जरा सी भी चोट पहुंचाई तो वो अभी अपना दम तोड़ देगा। क्या नाम है तुम्हारा? बग्गा। बग्गा नाम है मेरा। कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बग्गा ने अनिका के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। बग्गा के मुंह से उसके जवाब सुनते हुए अनिका ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर उसने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लेटे बदमाश की पर्सनल इंफॉर्मेशन अनिका की मोबाइल फोन पर फ्लैश होने लगी थी। जब अनिका ने मोबाइल पर फ्लैश हो रही बग्गा की सारी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने रखी तो अनिका के मोबाइल पर अपनी पूरी जन्म कुंडली देखकर बग्गा हैरान रह गया। इस बार अनिका ने बग्गा की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे वार्न किया, हमारी दुनिया का एक उसूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इतना ध्यान रखना,
रोहित मारवा या उसके बेटे को जरा सी भी खरोंच आई तो वो चोट चाहे किसी ने भी पहुंचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने जा रही थी, जमीन पर पड़ा हुआ बग्गा अचानक अनिका को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम ये नहीं कर सकती, ये हमारे साथ अन्याय है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और गैंग रोहित मारवा या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती है तो तुम मेरे पीछे और मेरे खानदान के पीछे लग जाओगी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना तो तुम भी जानती होगी कि एक हम ही नहीं है जो रोहित मारवा के बेटे की जान के पीछे पड़े हैं। जमीन पर तड़प रही बग्गा के मुंह से ये बात सुनकर अनिका पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे से बेटे के पीछे आखिर इतने खतरनाक गुंडे क्यों पड़े थे। नीचे पड़ा बग्गा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है मेरी अकेले की गैंग है जो इस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब रोहित मारवा का बेटा उनके हाथ लगे? अभी इस वक्त तुम इस मारवा आउट हाउस में खड़ी हो। बिल्कुल इसी वक्त इस मारवा हाउस के आसपास और उसके अंदर कम से कम 4 या 5 गैंग इस बच्चे को उठाने के लिए इसका इंतजार कर रहे होंगे। कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? बग्गा की ये बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।